स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, देखिए 1964 में ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस के हेड थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी डेथ 1964 में हो गई थी। देन आफ्टर मतलब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आई श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों को फेस किया या कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, ठीक है, उन सब का डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। क्लियर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश का क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जब नेहरू की डेथ हुई, ठीक है, तो डेथ के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आया ये हमारा कंट्री जो है 1947 में नवस्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि नेहरू के डेथ के बाद अब इस कंट्री का क्या होगा। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा। आशंका थी कि बाकी बहुत से नवस्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। देखिए जो बाहर के राष्ट्र थे, जो बाहर के व्यक्ति थे, उन लोगों को ये संदेह था कि क्या नेहरू के बाद भी भारत जो देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना की गई, क्या ये तब भी लोकतांत्रिक रहेगा। ठीक है, और इसमें ये क्या था, डाउट था इस चीज़ के लिए। फिर ये कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भारत की व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो असफल हो जाएगी और जो सेना है वो राजनीति में उतर आएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयाँ आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। देखिए अभी हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक या क्षेत्रीय विभाजन जो मतलब मुद्दे थे वो अभी भी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। नेहरू के बाद शास्त्री की देखिए भूमिका देखते हैं। नेहरू के बाद उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया, आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, देखिए ये आपको याद रखना है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन, के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पर वे बड़े से बड़े
इस पर वे बड़े कम दिनों तक रहे थे। देखिए 1964 से 1966 तक जो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 66 तक क्यों रहे थे? ताशकंद समझौते के बाद, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जब हमारे पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, तो उस ड्यूरेशन में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे और ताशकंद समझौते के लिए वो रसिया गए थे, ठीक है, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो 1966 तक ही हमारे प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। भारत चीन युद्ध के कारण, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उभरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा। फिर भी 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चला। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान उनका अचानक से देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान की तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। देखिए हमारा युद्ध की समाप्ति हो गई पाकिस्तान के साथ 1965 में, और इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो रशिया में गए थे, ठीक है, सोवियत संघ का जो पार्ट है वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद देखिए शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए थे। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत, जो अभी महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। नेतृत्व के गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र के परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। देखिए उनकी जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी मंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट किया था कि उनको ये लगता था कि इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्हें इतना अनुभव नहीं है, और प्रशासनिक और राजनीतिक मामले होंगे वो उनके लिए उन मंत्रियों पर डिपेंड रहेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। 1967 में दोबारा से इलेक्शन आ गई। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गईं। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। चौथा आम चुनाव हमारा 1967 में हुआ। ठीक है, तो 1967 में देखते हैं भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण
पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चुनाव का संदर्भ देखिए। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हो चुका था। नए प्रधानमंत्री पद संभाले हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। देखिए, नेहरू जी की जो मृत्यु थी वो 1964 में हो गई। उसके बाद देखिए 1962 में हमारे इलेक्शन हुए, जिनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1967 तक थी। ठीक है, 1962 के बाद मैं बात करूँ तो 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। ताशकंद समझौते के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी मृत्यु हो गई। और हमारी अब जो नई प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उनको बने हुए अभी 1 साल ही हुआ था कि अब दोबारा से इनको इलेक्शन को फेस करना पड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बन गई थी उनको काफ़ी कम एक्सपीरियंस था। ठीक है, कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश में गंभीर आर्थिक संकट था। मानसून की असफलता रही, व्यापक सूखा पड़ा, खेती की पैदावार में गिरावट आई, गंभीर खाद्य संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ साथ सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी। क्यों बढ़ोतरी हुई थी? क्योंकि 1965 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा और 1962 में हमें चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य पद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन। रुपए की जो वैल्यू थी वो घट गई थी। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई थी। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। ठीक है, जो आप कमोडिटीज़ जो भी वस्तुएं खरीद रही थे, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए उनके जो रेट थे वो बढ़ गई। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर गई। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराज़गी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। साम्यवादी और समाजवादी 2 पार्टियां हैं, ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आज़ादी के ड्यूरेशन में हुए थे, बट आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था। अब देखिए, गैर कांग्रेसवाद। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, विपक्षी दल जो थे वो जो जन विरोध हो रहा था उसकी अगुवाई लीडरशिप कौन कर रहा था? विपक्षी दल कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम तथा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग हैं, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि देखिए, सभी जो विपक्षी दल थे, ठीक है, सभी के सभी इकट्ठा होकर अब एक मंच पर आ गए थे। सभी के सभी कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। फिर उसके बाद देखिए, धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे। वे सभी दल एकजुट हो गए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया।
इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की जो अनुभवहीनता है और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है, गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। देखिए, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि जो कांग्रेस है वो क्या है, अलोकतांत्रिक है, ठीक है, और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। तो उनका मानना था कि जितने भी गैर कांग्रेसी दल है, गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस के अंदर नहीं सम्मिलित है, उन सभी दलों को इकट्ठा होकर एक साथ आना चाहिए ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। चुनाव का जनादेश देखते हैं। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। देखिए, ये फर्स्ट टाइम था कि जब कांग्रेस नेहरू जी को खो चुके थे और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनके बिना इलेक्शन हो रहे थे। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर काफ़ी गहरा धक्का लगा था। तत्कालीन अनेक राजनीतिक प्रवेशकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संख्या दी थी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस की कभी न तो इतने कम वोट मिले थे, न ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु में कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पटेल, पश्चिमी बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार के के.बी. साहनी जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। देखिए, ये मैप आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर से वे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला था, और ये रेड कलर से वो प्रदेश हैं जहां उनको बहुमत नहीं मिला था। देखिए, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी का आप एरिया देखें, बिहार का, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का आप एरिया देखें, तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। जो ये आपको येलो पार्ट दे रखा है, ये सारा कांग्रेस का ही पार्ट था, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट से जो हमारे ईस्टर्न बेल्ट है, नॉर्थन एरिया में वेस्ट से लेके जो हमारे कंप्लीट ईस्ट तक की बेल्ट है, मतलब यदि आप अमृतसर से कोलकाता की तरफ जाएं तो ये पूरा कंप्लीट एरिया, यहाँ पर कांग्रेस का कोई बहुमत नहीं था। कांग्रेस का बहुमत जो था ये मिड वाले स्टेट आपको दे रखे हैं, यहाँ पर था, और नीचे जो केरला था और तमिलनाडु था, ठीक है, यहाँ पर भी कांग्रेस का कोई बहुमत नहीं था। यहाँ से भी कांग्रेस को डिफीट मिली थी, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों के दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई, देखो 7 में तो बहुमत नहीं मिला, 2 में दल बदल की सिचुएशन आ गई। इसकी वजह से कांग्रेस के टोटल 9 राज्यों में से जो सत्ता थी वो उनके हाथ से चली गई थी, ठीक है। 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। विदेश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्से में थे। कांग्रेस जो है पंजाब, हरियाणा, जैसे कि मैंने आपको पीछे मैप में बताया था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल से सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आए थे। देखिए, जो तमिलनाडु के लोग थे वहाँ की जो लैंग्वेज है वो तमिल है, और पूरे भारत में हिंदी लैंग्वेज को थोपा गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। तो हिंदी विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व करके यह सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। DMK ने
उनके इस विरोध का नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट है, ठीक है, जिसे उस टाइम पे मद्रास कहा जाता था, जहाँ पर गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला था। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए, हावड़ा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था? अब देखिए गठबंधन देखते हैं। 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन किया। देखिए सभी गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी वो एकजुट हो गए थे। किसी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए गठबंधन हुआ। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां थीं, ठीक है। कौन सी समाजवादी पार्टियां थीं? एसएसपी थी और पीएसपी शामिल थे। इनके साथ ही इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणी पंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी जो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी वो क्या थी? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता है। इसमें उस वक्त की 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। ये पंजाब के बारे में बताया है। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम और एसएसपी और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। दल बदल की सिचुएशन देखिए। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल थे। इसने राज्यों से सरकारों की बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े, जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहा जाता है। देखिए जिस पार्टी में वो सम्मिलित था उस पार्टी से उसने चुनाव चिन्ह लिया, वहाँ से उसको विजय मिली, देन आफ्टर उसने अपने दल को चेंज कर लिया, उसे ही दल बदल कहा जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा को इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। अब कांग्रेस के विभाजन की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस का विभाजन होना सामान्य था। कांग्रेस का विभाजन होना सामान्य इसलिए था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में कुछ पुराने नेता, प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है, जो ये चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है, उन पर निर्भर रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से पार्टी जो थी वो 2 हिस्सों में बिखर गई थी। तो देखिए कांग्रेस में विभाजन की बात करते हैं। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। इन सरकारों ने बहुत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा था या राष्ट्रपति शासन लागू करना था। इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली थी। उन्हें सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट है
कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए सिंडिकेट क्या है, जो उसके भीतर के ताकतवर और प्रभावशाली नेता हैं उनके समूह को सिंडिकेट बोला है। और सिंडिकेट जो हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में, कब, जब 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी तो उसका जो सपोर्ट किया था वो किसने किया था, सिंडिकेट ने किया था। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मकाम बनाना शुरू किया और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया, मतलब कि दरकिनार कर दिया। ठीक है, सिंडिकेट जो भी सलाह देता था, सलाह उनकी वो नहीं मानती थी। ठीक है, उसने अपने सलाह जो उसके अधिकारी थी वो भी उसने पार्टी के बाहर से नियुक्त किए थे। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो ज़मीन खोई थी उन्हें हासिल करना था। 2 चुनौतियां कौन सी थी, एक सिंडिकेट का जो प्रभाव उसके ऊपर आ रहा था उससे मुक्त करना था। दूसरा जो 1967 में जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो उनको डिफीट मिली थी कई राज्यों से, लोकसभा में उनका बेशक से बहुमत आ गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव की यदि हम बात करें तो 9 राज्य कुल ऐसे थे जहां से कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो उन्हें वह भी दोबारा हासिल करनी थी। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण कर दिया गया, आम बीमा की राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन और खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों का आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1969 में। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने की सफलता पाई। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे, वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट कर रही थी, वीवी गिरी को, और नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, जो उस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष थे, उसको सिंडिकेट सपोर्ट कर रहा था। 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेष अधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उपरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। अब देखिए, गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस नीलजिंगपा ने व्हिप जारी किया कि
कि सभी कांग्रेस सांसद विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद की चुनाव में वीवी गिरी विजयी रहे। ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अधिकारक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के अधिकारक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 की नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ओ से संबंधित और इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसको रिविजनिस्ट कहा जाने लगा। इन दोनों दलों को क्रम से पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों की तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया।